मनीष सर, मैं एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा आपको। पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट इसे एक स्टैटिस्टिक्स दिया था कि 2005 से 2017 तक उड़ीसा का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो पर आनम 10.25% हुआ। लेकिन हम जब प्रिपेयर हो रहे थे, रिसर्च कर रहे थे ये पैनल डिस्कशन के लिए, मैं देखा कि 2022-23 में वो 10.25% आ गया 8.1 को, और 2023-24 में ये आ गया 5.8% को। अगर 2 साल में ये लगभग हाफ हो चुका है, तो हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम 2047 का ड्रीम देख रहे हैं, ये कैसे साकार होगा? देखिए, जो आप डेटा बता रहे हैं, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जब आप परसेंटेज में निकालते हैं कि कृषि में इतने परसेंटेज बढ़ा था, जब पूरी इकोनॉमी में दूसरे सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो निश्चित रूप से कृषि का परसेंटेज कम हो जाता है। देखिए, मैं अभी सुन रहा हूं उड़ीसा कृषि प्रधान राज्य है, हमारा भारतवर्ष अपने आप में कृषि प्रधान राष्ट्र है। सारे धंधे, मैंने एक स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ रहा था यहाँ आने के पहले कि कम से कम 45% जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ज्यादा हुआ है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा से एक्सपोर्ट जो है वो पिछले सालों से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में आपने ज्यादा एक्सपोर्ट किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का। तो डेटा जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो निश्चित रूप से सामने दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है, वो जो प्रगति कृषि के पथ पर आज खासतौर से उड़ीसा आज इट इज ऑन द मैप ऑफ इंडिया नाउ। हम पंजाब को देखते थे, मैं उत्तर भारत से आता हूं, हमने उत्तर प्रदेश देखा, हरियाणा देखा, पंजाब देखा, साउथ का भी बहुत बाल बोला, लेकिन पूर्वी राज्यों में जो उड़ीसा का नाम आज उभर के आ रहा है उसके हिसाब से, तो निश्चित रूप से इन आंकड़ों को हम देख के अपने आप को डाउन ना समझें। ये जो प्रयास साझा हम कर रहे हैं, ये साझा प्रयास करते रहें तो निश्चित रूप से कृषि के बिना, जैसे साहब ने बताया कि आप सिर्फ खाने तक जोड़ते हो, भाई रोटी को जोड़ दिया लेकिन कपड़ा और मकान रह गया। जी। चक्रवर्ती साहब ने बताया कि धीरे धीरे परंपरागत खेती पे या प्राकृतिक खेती पर, ऑर्गेनिक खेती पर आप जाएंगे। निश्चित रूप से आप उस कंपनी जो केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी है वो आप लोगों से ये प्रार्थना कर रही है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कम डालें और नहीं बढ़ाएं। तो आपका जो प्रश्न था कि आंकड़े अपनी जगह सत्य हो सकते हैं, लेकिन जो प्रगति दिख रही है उसकी तरफ मद्देनजर एक साझा प्रयास किया जाए। सर, मैं और एक क्वेश्चन उसमें जोड़ना चाहता हूं कि अब ये देखिए कि कुछ टाइम पहले यहां मंच में रखा गया ये कि स्ट्रॉबेरी, स्वीट वाला स्ट्रॉबेरी यहां मिलता है, लेकिन ये जाता है दिल्ली। बड़ा पपैया आता है, मिलता है यहां, कल्टीवेट होता है, वो जाता है आयरलैंड। तो क्या कर सकते हैं हम कि स्वीट स्ट्रॉबेरी ये लोग पा सकते हैं, बड़ा जो पपैया ये लोग का किचन को जा सकता है, हम जो यहां है, ये क्या करना चाहिए? देखिए, इतना जो जिस देश के लिए, जिस राज्य के लिए आप एक पर्टिकुलर, जैसे अल्फांजो मैंगो है तो कहीं का प्रसिद्ध है, बंगनपल्ली है तो साउथ का है, यहां का मैं सुन रहा था नीलम और 2 तरह की प्रजातियां, या इसी तरह से स्ट्रॉबेरी की बात करें। देखिए, ये तो साझा प्रयास करना पड़ेगा। अगर किसी तौर पे हमारे जो नागरिक है यहां पर लेके यहां की लोकल वस्तु को खरीदेंगे, आज यहां की पेंटिंग्स जाती हैं, उड़ीसा का नाम है, आर्ट और क्राफ्ट्स के अंदर नाम है, लोग यहां से लेके जाते हैं, तो ये तो एक अच्छा नाम है। आप और ज्यादा उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर होगा। अगर आज आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर में करें, मेरे को इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं जाता कि अगर किसी भी फार्मर को वहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से वो दिल्ली बेचना चाहेगा, वहां खरीदार बढ़े हैं। अगर यहां लोकल आपको बेचना है तो खरीदार बढ़ाने पड़ेंगे, और नहीं खरीदार बढ़ रहे हैं तो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जो कम दाम में भी यहां लेने के लिए तैयार हो। सर, मेरा और एक कंसर्न है, आम आदमी, आम नागरिक, आम किसान ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन ये इंटरलिंक है। उड़ीसा में 60 लाख हेक्टेयर का जमीन है, खेती होता है, तो 40% नियर अबाउट इरिगेशन का प्रावधान है उसमें, लेकिन बाकी 60% नहीं है। हम बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचुरल कैलामिटी हमारा प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ। तो एक्चुअली इरिगेशन ज्यादा होने से जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगा। देखिए, इरिगेशन ज्यादा होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं। मैं आप ही उड़ीसा के स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे लैंड, कुछ जिलों में ऐसा है जहां पर आप पानी के हाई वाटर लेवल्स की वजह से परेशान है, क्योंकि कोस्टल एरियाज के अंदर पानी जाता है।
पानी एक निश्चित रूप से बहुत जरूरी चीज है, लेकिन पानी को एक तो गुणवत्ता पानी की होनी चाहिए, और दूसरा जो इलाकों में अगर रेन फेड क्रॉपिंग है आपकी, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद जो अगले सीजन के लिए आपका, मैंने देखा जैसे धान है खरीफ में होता है, रबी में थोड़ा कम होता है, उसके लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स का उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से इरिगेशन बहुत जरूरी है, लेकिन इरिगेशन जो हम देखते हैं कि बहाव पद्धति से हो या फ्लड इरिगेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। माइक्रो इरिगेशन है जहां पर 50%, 7%, 80% तक पानी की बचत हो सकती है। स्ट्रॉबेरी का आपने नाम लिया, माइक्रो इरिगेशन में हो सकती है। पपीता का कल्चर में देख रहा था, किसानों को पुरस्कार मिले, माइक्रो इरिगेशन से हो रहा है। केला मैंने देखा गुजरात में और महाराष्ट्र में 90% केला जो है माइक्रो इरिगेशन पे हो रहा है। कपास जैसी फसल साउथ में आज माइक्रो इरिगेशन में हो रही, कॉटन। आप गन्ने को देखें तो गन्ना भी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में माइक्रो इरिगेशन से हो रहा है। तो पानी एक आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, पानी के लिए माइक्रो इरिगेशन है। मैं पढ़ रहा था आपके यहाँ सब्सिडीज भी अवेलेबल है, तो पानी एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं, वन ऑफ द फैक्टर्स है, निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन आप उसको ना होने की अवस्था में माइक्रो इरिगेशन उसका एक उत्तर हो सकता है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।